शुरू करें? ओके सर, तो प्लीज यूज द माइक। नमस्कार, मैं पुनीत अग्रवाल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा। मेरे साथ एसपी एंड स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर श्री जी श्रीनिवास राव, एडिशनल सीईओ उषा जैनमोहन, एडिशनल सीईओ सुभाषी बंदोपाध्याय। हम सब आपके सामने लोकसभा इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को अनाउंस किया था, उसके बारे में त्रिपुरा से संबंधित इलेक्शन की क्या डेट्स हैं, क्या ओवरऑल प्रोसेस है, उसके बारे में आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फुल कमीशन ने 7 चरणों में जो पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन होने हैं उसका उन्होंने पूरा विवरण दिया था। उन्होंने प्रथम में बताया कि क्या क्या उन्होंने प्रोसेस फॉलो किए, क्या क्या प्रक्रिया ली गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस प्रोसेस में इंक्लूड किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को इसमें सम्मिलित किया जा सके। और त्रिपुरा के संबंध में भी उसमें डेट डिसाइड की गई थी, तो उसी बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। त्रिपुरा में इलेक्शन 2 फेज में होगा। फेज 1 जब आपका पोलिंग डेट होगा 19 अप्रैल को, और फेज 2 जिसमें आपका 26 अप्रैल को होगा। तो हम डिटेल में अगर जाते हैं तो पहला जो फेज है उसमें आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जनरल सीट है, उसमें उसके साथ ही साथ जो असेंबली इलेक्शंस की जो 7 रामनगर की सीट थी जो वेकेंट है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द एमएलए ऑफ दैट सीट, उसका भी साथ ही साथ प्रथम चरण के साथ ही इलेक्शन होगा। तो ये पहला फेज का जो इलेक्शन है उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन, गैदर नोटिफिकेशन वो कल है 20 मार्च को। उसके बाद 27 मार्च, उसके 20 मार्च के साथ ही आपका नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और 27 मार्च तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 28 तारीख को लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी फॉर नॉमिनेशन। 30 तारीख को विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर किया जा सकता है। देन उसके बाद कैंपेन पीरियड चलेगा आपको, और डेट ऑफ पोल होगा 19 अप्रैल, जिसमें जो लास्ट 48 आवर्स है उसमें आपकी कैंपेनिंग अलाउड नहीं रहती। तो आपका 7 बजे से 5 बजे तक पोलिंग चलेगी, तो यानी कि 19 अप्रैल 5 बजे तक आपकी वोटिंग होगी। तो 17 अप्रैल 5 बजे तक कैंपेनिंग संभव है, उसके बिना बाद कैंपेनिंग नहीं की जा सकती। फॉर फेज 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए। इसी प्रकार जो हमारी त्रिपुरा में दूसरी सीट है 2 त्रिपुरा ईस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, उसका नोटिफिकेशन होगा इशू 28 मार्च को, और इसमें लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 4 अप्रैल को। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 5 अप्रैल, लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 8 अप्रैल, डेट ऑफ पोलिंग 26 अप्रैल को होगी, जो मतलब फर्स्ट फेज के 7 दिन बाद है। और काउंटिंग दोनों फेज 1 फेज 2 इवन पूरे और बाकी जितने और कंट्री में भी काउंटिंग है वो 4 जून को है, अगर हम बाकी 2 स्टेट को छोड़ के जिसका बाद में भी चेंज किया गया था। तो हमारी दोनों सीट का काउंटिंग 4 जून 2024 को होगा, और इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 6 जून तक कंप्लीट कर देना है। अगर हम इलेक्टोरल रोल की बात करें किसी इलेक्शन के लिए, सबसे प्रथम जरूरत है इलेक्टोरल रोल कि कौन मतदाता है जिनको इस इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होगा, और वो निर्णय होता है इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम अंतर्भुक्त होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा स्पेशल समरी डिवीजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी 1 नवंबर से, जो 5 जनवरी 2024 तक चली। उस समय जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था इलेक्टोरल रोल का, उस समय 1 त्रिपुरा वेस्ट में टोटल वोटर्स थे 14,61,836, और 2 त्रिपुरा ईस्ट में टोटल वोटर्स थे 13,95,089। तो टोटल अगर हम देखें इलेक्टर्स त्रिपुरा स्टेट के लिए, वो दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है 28,56,925। लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस अपडेशन का इलेक्टोरल रोल में वो जारी रहता है। इसलिए 5 जनवरी के बाद भी फॉर्म लोग सबमिट कर सकते हैं, कर रहे हैं। 6, 7, 8 जो फॉर्म्स हैं जिसमें न्यू इंक्लूजन के लिए, डिलीशन के लिए, करेक्शन के लिए वो चल रहा है। तो अभी भी इस
ऐड हो रहा है। आज की डेट की अगर हम बात करें, अभी तक जो उसमें चेंज आया है, तो 1 त्रिपुरा वेस्ट में जो टोटल वोटर्स हैं 14,14,62,875 हो गए हैं। ऐसे ही आपका 2 त्रिपुरा ईस्ट में 13,95,121 एंड ओवरऑल 28.57,996, तो करीब आपका 1,000 के ऊपर वोटर्स नए ऐड हुए और ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी। लास्ट डेट और नॉमिनेशन जो होगा उस समय तक जितने नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हो जाएंगे वो सब वोट देने के लिए उनको अधिकार रहेगा। तो आपका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अगर फर्स्ट फेज का हम देखें तो 27 मार्च है, और कोई भी अगर फॉर्म सबमिट किया जाता है तो उसके बाद मिनिमम 7 डेज का टाइम हियरिंग के लिए दिया जाता है। तो आप ये कह देते हैं अब तक जितने फॉर्म्स आ गए हैं, जो कल तो आपका नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया जाएगा कल से, तब तक जितने पेपर फॉर्म्स सबमिट हो गए हैं उनका डिस्पोजल तक जो नंबर आ जाएगा उससे फाइनल फिगर हमें मिलेगी 27 मार्च को इलेक्ट्रल रोल जो 1 त्रिपुरा वेस्ट की है उसके लिए। सिमिलरली अगर हम 1 त्रिपुरा ईस्ट की बात करेंगे तो उनका जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है आपका 4 अप्रैल 2024 को, तो उस समय तक जो उनके रिलेटेड जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रल रोल है उसका जो फाइनल नंबर होगा उसको मिला के टोटल इलेक्टर्स डिसाइड होंगे। जैसे आप जानते हैं दोनों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 60 असेंबली सेगमेंट्स में से 30 आती हैं। अभी आपका जो वेस्ट सीट है उसमें आपका पूरा वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, सफाई जिला डिस्ट्रिक्ट आता है और साउथ और गोमती के पार्ट आते हैं, कुछ असेंबली कंस्टिट्यूंसी आती है। अगर हम ईस्ट सीट की बात करें तो उसमें आपके 4 डिस्ट्रिक्ट पूरे आते हैं, जिसमें नॉर्थ, उनाकोटी, ढलाई, खोई हैं, और साउथ एंड गोमती के उसमें भी पार्ट आते हैं। तो इस वे में टोटल ब्रेकअप है। आपका जो 7 रामनगर असेंबली का जो बाई इलेक्शन है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं 45,669, और इसमें टोटल पोलिंग स्टेशन की बात करें तो पूरे स्टेट में 3,349 पोलिंग स्टेशन हैं, प्लस एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन का हमें अप्रूवल मिला रिसेंटली, जो साउथ त्रिपुरा में शांति बाजार सब डिवीजन में आपका काला लगवांग एरिया, इसमें ब्रू माइग्रेंट फैमिलीज जो नॉर्थ त्रिपुरा में थी वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए वहां शिफ्ट हो रही है, तो उनके लिए एक नया पोलिंग स्टेशन वहां क्रिएट होगा, जो तब लास्ट दिसंबर असेंबली रिवीजन तक वो क्लैरिटी नहीं थी, तो ये एक नया नंबर ऐड हुआ। तो हम अब कह सकते हैं 3,350 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं। इसमें आपका जो 1 त्रिपुरा वेस्ट है उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन हो जाते हैं 16,086, जिसमें 1 जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन उसको इंक्लूड कर दिए, और जो 2 त्रिपुरा ईस्ट है उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन है 16,064। इसमें अगर हम टोटल बात करें, टोटल 3,350 में 705 आपके अर्बन आएंगे, 2,645 आपके रूरल एरियाज में आएंगे। और कुछ पोलिंग स्टेशन में जैसे आप देखते हैं कि एक ही लोकेशन में एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, पर्टिकुलरली अर्बन एरिया में बात करें तो उस हिसाब से टोटल डिस्टिंक्ट पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं 2,524, प्लस एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन तो उसी में ही आ जाएगा, तो 2,524 रहेगा, जिसमें अर्बन लोकेशंस हैं 421 एंड रूरल लोकेशन 2,103। हम लोग का टोटल जो इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो है 675। लास्ट ईयर जब असम्बली रिवीजन हुआ था 2023 में, जब जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन फाइनल इलेक्टोरल रोल का नोटिफाई किया गया था, उस समय इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो था आपका 67, वो बढ़ के 675 हो गया। ऐसे जेंडर रेशियो पहले 989 था, वो बढ़ के 991 हो गया है। तो दैट मीन्स की नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स के इंक्लूजन ज्यादा हुआ कंपेयर टू मेल वोटर्स, इसकी वजह से जेंडर रेशियो इंप्रूव हुआ है। और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हमारे टोटल सर्विस वोटर्स जो हैं वो 10,266 हैं, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट में 5,917, 2 त्रिपुरा ईस्ट में 4,349। इसके अलावा 18-19 ईयर्स की जो एज ग्रुप में जो मतलब न्यू वोटर्स हैं, यूथ, जिनको फर्स्ट टाइम वो वोट देंगे, वो टोटल नंबर स्टेट में 69,782, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट 33,152, 2 त्रिपुरा ईस्ट 36,630। तो दिस विल बी द न्यू वोटर्स। इलेक्शन कमीशन का निरंतर प्रयास है कि जो भी नए वोटर्स आ रहे हैं, जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और
उनको विशेषतः उनका ध्यान आकर्षण किया जाए और वोट की महत्ता बताई जाए ताकि वो बड़ी संख्या में आकर वोट दें। इसी प्रक्रिया में हम लोग ने भी स्टेट में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब कॉलेजेस में, हाई सेकेंडरी स्कूल्स में खोले हैं ताकि उनको इसकी महत्ता के बारे में बताया जाए। तो हमारे यहाँ भी ये इसमें इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। 85+ इलेक्टर्स, जो आपने लास्ट असेंबली इलेक्शन में देखा होगा कि 80 से ज्यादा उम्र के जो लोग थे और इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD यानी दिव्यांगजन, उनको वोट डालने के लिए सुविधा दी गई थी कि वो अगर चाहें तो वो अपना ऑप्शन दे के घर में वोटिंग की सुविधा ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस बार भी रहेगी जैसे असेंबली इलेक्शन में थी। एक परिवर्तन है, उस समय 80 से ज्यादा बड़े जो वयस्क नागरिक थे उनको ये सुविधा उपलब्ध थी। अब एक अमेंडमेंट के द्वारा इसको 85 या उससे ज्यादा कर दिया गया। इसलिए आज की डेट में जो लोकसभा इलेक्शन में जिनकी उम्र 85 या उससे ज्यादा होगी उनको ये फैसिलिटी रहेगी। वो फॉर्म 12D में निर्धारित समय में अगर अपना चॉइस देंगे तो उनको अकॉर्डिंगली होम वोटिंग फैसिलिटी रहेगी। तो टोटल 85+ इलेक्टर्स जो स्टेट में हैं 18,676, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट में 9,702, 2 त्रिपुरा ईस्ट में 8,974। और ऐसे दिव्यांग जो इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या है टोटल 19,866, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट 84,486 एंड 2 त्रिपुरा ईस्ट 11,380। टोटल जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उसमें एक विशेष प्रयास किया गया कि जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें विमेन, यूथ, दिव्यांगजन, उनको भी हम लोग एक उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको और हम लोग दिखाएं। उस दृष्टि से जैसे इलेक्शन कमीशन का भी गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत हर असेंबली सेगमेंट जो है उसमें हमारे सब में एक कम से कम यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन होगा, एक आपका PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन होगा, 2 मिनिमम विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन होंगे और 2 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे। मॉडल पोलिंग स्टेशन जिसमें सभी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के साथ साथ और फैसिलिटीज भी होंगी जिससे लोग को वहां पे वोट देने में और सुविधा हो, उनको वहां पे फेस्टिव एनवायरनमेंट मिले। तो टोटल अगर हम स्टेट की बात करें तो आउट ऑफ 3,349 +1 ऑक्सिलरी जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 154 विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है, 60 PWD यानी दिव्यांगजन द्वारा मैनेज पोलिंग स्टेशन है, 121 मॉडल पोलिंग स्टेशन है, 60 यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन है। तो ये ओवरऑल इलेक्टर्स का डिटेल है। इसके अलावा आपका जो लोग इलेक्शन ड्यूटी में एंगेज रहेंगे, चाहे वो पोलिंग पर्सनल हो, चाहे पुलिस पर्सनल हो या और अलग अलग कार्य में जो लोग होंगे जिनको इलेक्शन डे में, पोल डे में अपने पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालने की सुविधा नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इलेक्शन काम में व्यस्त होंगे, ऐसे लोगों को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट देने की फैसिलिटी होगी। साथ ही साथ क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी है, इसमें इवन EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट उसकी भी सुविधा रहेगी, जिसमें कोई भी अगर पर्सन जिसको इलेक्शन की ड्यूटी दी गई है वो अगर उसी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी में है जिसमें उनका भी वोट आता है तो उनको पोस्टल बैलेट की बजाय EDC सर्टिफिकेट दिया जाएगा। EDC सर्टिफिकेट के द्वारा उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो उस पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी के किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाके ऑन द डे ऑफ पोल पोलिंग कर सकते हैं। तो वो इसलिए वो कोई भी पोलिंग स्टेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस भी पोलिंग स्टेशन में जा रहे होंगे उद्देश्य यही रहता है कि वो अपने पोलिंग स्टेशन में नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनको EDC दिया जाता है, यानी कि वो किसी और पोलिंग स्टेशन में जा रहे होंगे जो उनकी ड्यूटी के एरिया के आसपास होगा। तो उसका अगर हम सिंपल मीनिंग देखें यानी कि उस इलेक्टोरल रोल में जितने भी नाम होंगे उससे ये नाम ज्यादा होंगे, मतलब वो उसमें एडिशन होगा। अगर आप मान के चलिए किसी पोलिंग स्टेशन से 1000 वोटर्स हैं तो वहां पे अगर आपके 5 लोग EDC वोट डालने आएंगे तो 1005 बन जाएगा। तो उसका मतलब ये ना माना जाए कि इसमें नंबर ऑफ वोटर्स
बढ़ कैसे गए? अगर उन्होंने 1000 ही थे तो 1005 कैसे हो गए? क्योंकि ईडीसी देने का मतलब होता है कि उनका जो ओरिजिनल इलेक्टोरल रोल है उसमें उनका नाम स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है कि वहां पे वो वोट मतलब क्योंकि वहां से उनको हटा दिया गया और वो किसी न किसी और जगह डालेंगे। तो ओवरऑल टोटल जो इलेक्टर्स है जो भी हमने संख्या बताई वो सेम रहने वाली, लेकिन ऐसे लोगों को इलेक्शन ड्यूटी में क्योंकि वो अपने पोलिंग स्टेशन में नहीं जा पा रहे हैं, नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, तो उस वजह से वहां पे पोलिंग स्टेशन का जो टोटल वोट पोल्ड है वो हो सकता है इवन टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टर्स आपके उस पोलिंग स्टेशन में इलेक्टोरल रोल में लिखे उससे ज्यादा हो जाए, लेकिन उसमें कोई किस टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि नंबर कैसे ज्यादा हो जाए। तो ये इसलिए, और जो लोग ऐसे एरिया में होंगे जहां पे उनका वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे में उनको पोस्टल बैलेट दिया जाएगा। अब पोस्टल बैलेट में जैसे लास्ट टाइम भी होता है, एक फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, जो नॉर्मली जो एसडीएम्स हैं वो सब डिवीजन हेडक्वार्टर में फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाता है और वहां पे कंसर्न जो इलेक्शन ड्यूटीज में लिंक ऑफिशियल्स हैं वो आके अपना पोस्टल बैलेट वहीं पे कास्ट करके वहां पे ड्रॉप कर जाते हैं, जो बॉक्स रहता है तो उसमें में ही रहेगा। पोस्टल बैलेट में बस स्पेशली इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्शन है कि वो पोस्टल बैलेट भी फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू ही दिए जाएंगे, मतलब जिनको पोस्टल बैलेट इश्यू हो रहा है वो फैसिलिटेशन सेंटर में आके वोट डालेंगे, उनको घर में जाके पोस्टल बैलेट देने की फैसिलिटी नहीं। So there is no provision for sending the postal ballot by post or through special messenger. उनको ही फैसिलिटेशन सेंटर में आके पोस्टल बैलेट जो इशूड है उसके थ्रू उनको वोट देना है। तो ये मतलब स्पेशली ध्यान देने की बात है। इसके अलावा जितने पोलिंग स्टेशन हैं उसमें सभी पोलिंग स्टेशन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं उसमें इलेक्टर्स को वोट डालने में सहायता करने के लिए हूँ, ये निश्चित किया जाता है। तो हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन सब में ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी उसकी फैसिलिटी रहेगी। अगर जो फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है दिव्यांगजन, उनको वहां तक ले जाने में प्रॉब्लम ना हो तो वो रैंप की सुविधा होती है। हमारे सारे पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो भी जहाँ पे अगर थोड़ा सा एलिवेशन है तो उसमें रैंप की फैसिलिटी सभी पोलिंग स्टेशन में रहेगी। इसके अलावा फर्नीचर तो रहेगा ही, और वेटिंग शेड जनरली जैसे देखा जाता है कई बार जब भीड़ हो जाती है तो लोग को वेट करना पड़ता है, तो ऐसे में वेट करने में पर्टिकुलरली जब गर्मी बढ़ रही है तो उसमें वेट करने में लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए वेटिंग शेड की व्यवस्था रहेगी। और एंट्री एग्जिट में भी जितना संभव होता है सेपरेट एंट्री एग्जिट ही रहती है। कुछ कुछ जगह क्योंकि बिल्डिंग में नहीं है तो उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करके इंश्योर किया जाता है कि पोलिंग में किसी टाइप की असुविधा ना हो, स्ट्रीमलाइन वे में एंट्री हो और लोग एग्जिट करें और पोलिंग सही गति से हो। और मेन जो इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ होता है 16 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किया, उसके साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप सभी जानते हैं, उसकी कॉपी हम लोग ने पॉलिटिकल पार्टीज को मीटिंग करके दी है। उसका मुख्य उद्देश्य यही कि कैंपेनिंग के दौरान जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो एक आचार संहिता एक मेंटेन करें कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो अगर अपनी बात इलेक्टर्स को बताना चाहते हैं तो उसमें वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा उन सब के का आह्वान करके वोट ना मांगे, किसी के प्रति कोई फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, कोई अनवेरिफाइड एलिगेशन ना लगाएं और इशू बेस्ड कैंपेनिंग हो इंस्टेड ऑफ किसी पे पर्सनल अटैक, वो सब चीजें ना की जाए। और पर्टिकुलरली जो रूलिंग जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ भी गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज ना करें। तो वो सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली फोर्स में आ गया है, उसका आप लोग भी ध्यान रखें। आप लोग एज ए मीडिया आईज एंड ईयर्स ऑफ कमीशन हैं, जिसके थ्रू कैंपेनिंग के दौरान अलग अलग एरिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो आप लोग जो दिख रहा है उसको देखें और उसको, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको वेरीफाई भी करें। एक मतलब जर्नलिज्म का भी जो हमें ध्यान रखना है कि जो चीज हम बोल रहे हैं पर उसको हम खुद चेक कर लेंगे वो सही है कि नहीं, उसको ऑथेंटिक
सिटी चेक करने के बाद उसको दिया जाए, वरना कई बार गलत खबर आती है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो वो जब तक उसके ऊपर काउंटर किया जाता है, उसको सही तथ्य रखा जाता है, तब तक वो कई जगह फैल चुकी होती है। उसका जो एडवर्स जो इम्पैक्ट होना होता है वो ऑलरेडी काफी हो चुका होता है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है जो न्यूज हम दे रहे हैं, जो तथ्य हम दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको देख के तब दिया जाए। और जब इलेक्शन प्रोसेस रहता है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी वोटर्स को इलेक्शन से पहले उनको दिया जाएगा बीएलओ के द्वारा। उसमें उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसमें कितने वोटर्स हैं, उनका वो पूरा मतलब इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ताकि उनको वोट डालने में कोई असुविधा ना हो। सभी को एपिक जो होता है, एपिक कार्ड, उसके द्वारा वो वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर एपिक नहीं है तो 12 आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको दिखाकर वोटर पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डाल सकते हैं। और इसी टाइप से जो हमने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप की बात कही, उसके साथ ही एक असेसिबल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप भी बनाई जाती है, जो मुख्यतः जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक ब्रेल में असेसिबल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप उनको अवेलेबल की जाती है, ताकि उससे वो भी जान पाए कि उनको कहाँ पे वोट डालना है। ईवीएम टोटल आपको इलेक्शन में, जैसे आप सबको पता ही है, ईवीएम वीवीपैट के थ्रू इलेक्शन होता है, तो हमारे 3,350 जैसे पोलिंग स्टेशन हैं, तो उससे हमारे कई गुना मतलब 1.8 टाइम्स उसमें हमारे पास हम ईवीएम्स हैं। अगर एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 6,331 हमारे पास बैलेट यूनिट्स हैं, 6,615 कंट्रोल यूनिट्स हैं, 6,296 वीवीपैट्स हैं, जिसको ऑलरेडी फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जा चुका है। और उस समय मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी सभी के प्रेजेंस में वो किया गया। और हाँ, अब उसका रेंडमाइजेशन भी आपका आज हो गया है। और इसी टाइप से जो आपका 7 रामनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बाई इलेक्शन होना है, उसके लिए भी ईवीएम्स टोटल 98, उसमें टोटल 49 पोलिंग स्टेशन हैं, तो उसके लिए डबल 98 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट्स, उनका भी एफएलसी फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जा चुका है। बाकी आपका जो एक अफिडेविट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें जैसे आप सभी जानते हैं जो भी नॉमिनेशन होता है उसमें कैंडिडेट्स को अफिडेविट देना होता है। उसमें अपने इमीडिएट फैमिली यानी स्पाउस, बच्चों का पूरा डिटेल देना होता है, उनकी क्या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनके अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है क्रिमिनल एंटीसीडेंट का, तो उसकी डिटेल देनी होती है। तो वो उस अफिडेविट दिया जाएगा। अगर किसी के कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उसकी डिटेल्स लास्ट डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ विड्रॉल के बाद और 48 आवर्स बिफोर द लास्ट आवर ऑफ पोलिंग, उस बीच में 3 बार उसको मीडिया में, प्रिंट में पब्लिश करना पड़ता है। पहली बार आपको शुरू के 4 दिनों में करना होता है, दूसरा 5 से 8 दिनों में करना होता है, उसके बाद 9th डे टू लास्ट डेट ऑफ कैंपेनिंग जो है उस बीच में आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना होता है, कैंडिडेट को भी करना होता है, दोनों को करना होता है। उसके स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर उसको करना है, वो उसी में वो किए जाते हैं। तो आप लोग भी उस चीज पे ध्यान रखें कि वो अलग अलग मीडिया में जब प्रिंट होगा तो सभी कैंडिडेट्स के आ रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा इलेक्शन एक्सपेंडिचर एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे सभी कैंडिडेट्स के बीच में, उसके लिए कमीशन ने निर्धारित किया है। दोनों जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी है उसकी सीलिंग लिमिट एक्सपेंडिचर की 95 लाख। तो इसमें पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी आ रही है, असेंबली सेगमेंट वाइज में कोई सेपरेट ब्रेकअप नहीं है, टोटल 95 लाख होगा। उसके अंदर ये रहना चाहिए। उसमें जो कंसर्न कैंडिडेट्स जो कर रहे हैं खर्चा, उसका पूरा उनको ब्यूरो रखना पड़ता है, एक रजिस्टर है स्पेसिफिक जिसमें वो डिटेल रखते हैं, एक एक एक्टिविटी जो उन्होंने की है कैंपेनिंग में, कोई सामान खरीदा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट किया है, लीफलेट, पैम्फलेट, वो पूरा डिटेल उसमें रहता है। रेट चार्ट उसमें बताया रहता है कि किस रेट के हिसाब से उनको असेस करना है, तो वो उसका डिटेल रखते हैं। और उसको हर 3 दिन में जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनकी टीम की तरफ से उसको देखा भी जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो वो प्रोसेस भी रहेगा। कोई भी कैंपेनिंग करने के लिए अगर
कोई एडवर्टाइजमेंट देना है, चाहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसको देने से पहले कम से कम 3 दिन पहले आपको एक जो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड MCMC जो कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी, उसके द्वारा उसको अवेट कराना पड़ता है, अप्रूव कराना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में MCMC रहती हैं, वो जो निर्णय लेती हैं उस हिसाब से उसको प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्कुलेट किया जा सकता है। अगर किसी को उसके ऊपर कोई डाउट है तो अपील करके स्टेट लेवल MCMC में भी ला सकते हैं। टोटल स्टार कैंपेनर जैसे आप जानते हैं वो हर कैंडिडेट को अधिकार रहता है, तो अगर नेशनल या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं तो टोटल 40 स्टार कैंपेनर्स ला सकते हैं, एंड अदर देन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं कैंडिडेट्स हैं तो फिर वो 20 ला सकते हैं। पेड न्यूज का एक सिस्टम हम सबको ध्यान देने की जरूरत है कि जो न्यूज है, कई बार न्यूज के इस टाइप से दिखाया जाता है जिससे किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिले। तो वो अगर ऐसी कोई न्यूज होगी जिससे ये लगता है कि ये किसी इस उद्देश्य से दी जा रही है, तो वो पेड न्यूज की डेफिनेशन में आता है। उसमें जो खर्चा उस न्यूज के पब्लिकेशन में आया वो कंसर्न कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के ब्यौरे में ऐड किया जाएगा। और इसके अलावा लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रक्रिया को समझ सकें और उससे अवगत रहें, उसके लिए IT एप्लीकेशन का एक विशेष यूज किया गया है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका KYC नो योर कस्टमर, ये एक ऐप है जिसके द्वारा जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे उनकी पूरी डिटेल आपको इस ऐप में मिलेगी, ताकि कोई भी मतदाता वोट डालने से पहले जान पाए कि वो अलग अलग कौन कौन से कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनके क्या और उनके काम है, तो वो सब डिटेल आपको उसमें मिलेगी। इसके अलावा आपका एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसके द्वारा वोटर को पोलिंग स्टेशन की डिटेल हो, इलेक्टोरल रोल के बारे में डिटेल हो, वो सब तथ्य इलेक्शन से रिलेटेड बातें आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप में मिलेंगी। इसके अलावा आपका कोई कंप्लेंट किसी को करनी है तो ये एक CVGIL ऐप है जिसके द्वारा अगर कहीं कुछ लग रहा है कि जो हो रहा है वो नियम के हिसाब से ठीक नहीं है, तो कोई भी सिटीजन अपने मोबाइल से CVGIL ऐप के द्वारा फोटो खींच के इमीडिएटली जो उनको बोलना है वो बोल सकता है, उससे वो स्टैम्प हो जाता है, वो लोकेशन और टाइम। अगर कोई CVGIL से कोई भी कंप्लेंट डालते हैं और उसके 100 मिनट के अंदर ये कमीशन का डायरेक्शन है कि उसका निपटारा किया जाए इमीडिएटली। जैसे ही ये CVGIL में कोई कंप्लेंट आती है तो डेट, टाइम, लोकेशन सब उसमें आ जाता है, तो कंसर्न जो टीम्स हैं ARO लेवल पे वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती हैं और वो स्पॉट में जाती हैं, कंप्लेंट से बात करती हैं और तथ्यों को कलेक्ट करके उसके ऊपर जो उचित निर्णय लेना होता है वो लेती हैं। तो ये 100 मिनट में किया जाता है, तो इसका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई फोन में कंप्लेंट कर। कई बार ये बात आती है कि फोन करने उठ नहीं रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर तो है 1950। इसके अलावा आपके और नंबर भी रहते हैं कंप्लेंट करने के लिए। वेबसाइट जो है CEO ऑफिस की, उसके थ्रू हो सकता है। नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल NGSP, इस पोर्टल के द्वारा भी किसी भी टाइप का ग्रीवांस किसी को हो वो किया जा सकता है। तो इन सब चीजों से ग्रीवांस रजिस्टर हो जाते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी कंप्लेंट एंटरटेन ही नहीं की गई है, एडमिट ही नहीं की गई। इसलिए एक बार अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया, चाहे वेब के थ्रू किया, चाहे CVGIL मोबाइल के थ्रू किया, तो या व्हाट्सएप के भी थ्रू किया, तो आपका उसमें रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने कंप्लेंट किया है। और एक बार कंप्लेंट आई है तो उसको ऊपर निर्णय लेना, उसको डिस्पोज करना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कंसर्न ऑफिशियल जो इलेक्शन ऑफिशियल है वो टाइम बाउंड में उसको करेंगे। तो सुविधा पोर्टल एक है जिसके द्वारा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी कैंपेनिंग में जो रैली करनी है, कोई परमिशन लेनी है किसी ग्राउंड की, उसके लिए वो उसमें परमिशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और वो भी टाइम स्टैम्प्ड है। अगर जिस डेट एंड टाइम को आप वो रिक्वेस्ट डालेंगे और जिस जगह के लिए जिस डेट एंड टाइम में मांग रहे वो आपका सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसलिए पर्टिकुलर किसी एक ग्राउंड के लिए अगर 2 जगह से रिक्वेस्ट आ रही है तो जिसने पहले रिक्वेस्ट किया होगा उसका राइट बनता है कि उसको वो जगह दी जाए। अकॉर्डिंगली जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस वे में उनको फर्स्ट चांस देंगे वहां पर कंसर्न जो भी एक्टिविटी वो करना चाहते हैं। तो ये ब्रॉडली रहेगा। ऐसे वोटर काउंटिंग के लिए भी एक ऐप रहता है जिसके थ्रू टोटल जो काउंटिंग है उसका लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ब्रॉड पोजीशन यही है कि जो आपका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो कल से इमीडिएटली विद इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन वो प्रोसेस में आ जाएगा, नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस सबको करने के लिए सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रहे, उसके लिए ऑलरेडी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। टोटल 70 कंपनीज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की आई हैं, जो आपने देखा होगा अलग अलग जो वल्नरेबल एरियाज हैं उसमें एरिया डोमिनेशन काम कर रही है। फ्लैग मार्च हो रहा है, पेट्रोलिंग हो रही है, लोगों से बातचीत करके उनके मन में किसी भी टाइप का कोई भय है, कोई शंका है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है ताकि ऑन द डे ऑफ पोल वो बिना किसी डर के कि ना बिना किसी प्रेशर के अपनी विल से, अपनी इच्छा से वो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए वोट दे पाए। तो और सभी लोग, सभी वोटर्स भारी संख्या में पोलिंग स्टेशन तक आए, उनको पोलिंग स्टेशन में आने से ना रोका जा पाए और आने के बाद पोलिंग स्टेशन में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी स्वेच्छा से वोट दे पाए। लास्ट ये पोलिंग स्टेशन जितने भी हमारे हैं 3350 उनमें सभी जगह आपकी सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था रहेगी और वेबकास्टिंग होगी। वहाँ पे जो लाइव फीड होगा उसको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स में उनमें रियल टाइम बेसिस पे देखा जाएगा और कहीं भी कुछ अगर घटना देखी जाएगी इमीडिएटली कंसर्न एआरओ के थ्रू, सेक्टर ऑफिसर्स के थ्रू उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर जी श्रीनिवास राव साहब भी हैं जो ओवरऑल सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट को स्टेट लेवल पे देख रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम एंड एसपी एज ए टीम वर्क कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करके उनके जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और हम सबका पूरा विश्वास है कि आप सबके समर्थन और सहयोग से ये जो इलेक्शन प्रोसेस, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का आरंभ हुआ है उसको हम ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर, वायलेंस फ्री एंड पीसफुल वे में कंडक्ट कर लेंगे। इसी आशा के साथ आप सबके सहयोग की कामना करते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। सर, ब्लू वोटर्स जो है उन नए सेटलमेंट्स में है तो सब जगह सब ब्लू वोटर्स का एनरोलमेंट हो गया है एलिजिबल जो भी में जी। ये ब्रू सेटलमेंट वाला इश्यू असेंबली इलेक्शन के टाइम काफी मतलब इम्पोर्टेंट रहा था क्योंकि उस समय अलग अलग जिलों में उनका मूवमेंट हो रहा था। तो टोटल पूरे स्टेट में 12 ऐसे ब्रू सेटलमेंट लोकेशन हैं जहां पे इनको सेटल किया गया है। असेंबली इलेक्शन जब हुआ था जनवरी फरवरी में जब लास्ट ईयर, उस समय तक मैक्सिमम नंबर ही शिफ्ट हो गए थे। उनको उस समय हम लोगों ने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बना के वोटिंग दिया था। अब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऑक्सिलरी थे। अब जब हम लोगों ने रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन किया था जुलाई अगस्त के महीनों में, उसमें उनको हमने परमानेंट पोलिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया है। और एक जो काला लगवान साउथ त्रिपुरा में शांति बाजार में, उस समय वहां पे परिवार शिफ्ट नहीं हुए थे, उनका शिफ्टिंग स्टार्ट हुआ है जनवरी में, दिसंबर के बाद हुआ है। तो इसलिए उसको रैशनलाइजेशन पोलिंग स्टेशन में नहीं काउंट कर पाए थे, इसलिए एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। लेकिन अब तक मैक्सिमम जो भी ग्रुप फैमिलीज हैं जिन्होंने यहाँ पे सेंट्रल होने का निर्णय लिया है वो अपनी परमानेंट लोकेशन की तरफ मूव कर चुके हैं और अकॉर्डिंगली कंसर्न जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ, एसडीएम्स, उन्होंने उनके नाम इंक्लूड कर लिए। So what is the total number of groups those who have been enrolled? Total number. तो एग्जैक्ट हम आपसे शेयर कर लेंगे। शायद नहीं, 16,000 के ऊपर हम बता सकते हैं उस समय हो गया था। और अभी करीब तो 17,000 के आसपास आप पकड़ सकते हैं क्योंकि 16,000 आपकी 11 पोलिंग स्टेशन का था जब 11 लोकेशन का, और काला लगवान में करीब 1,000 के आसपास है, उसके ऊपर है, मतलब 1,000 के आसपास है। तो आप
17 तक पकड़ सकते, 17,000। सर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के बारे में बात किया था आपने, उसका टोटल नंबर क्या है? इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब एक्चुअली सभी कॉलेजेस में तो है ही, और हमारा प्रयास है कि सभी हायर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह में हो जाए। कुछ कमी है लेकिन 80 to 90% तो कवरेज है ही। वेस्ट में स्कूल्स ज्यादा है इसलिए उसमें कवरेज परसेंटेज कम है रिलेटिवली, लेकिन बाकी सब में 90% के ऊपर ही है। और सभी को डायरेक्शन दिया गया है कि वो सभी जो बच गए हैं स्कूल उसमें वो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब खोल दे। उसमें उद्देश्य है कि वो शुरू से अगर वो जान पाएंगे कि वोटिंग का क्या प्रोसेस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो जब 18 ईयर्स कंप्लीट करेंगे तो इमीडिएटली वो वोट के लिए आगे आएंगे। सर आपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात की, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी जो 4 M's चैलेंजेस उन्होंने जो जब प्रेस वार्ता की, जैसे शेड्यूल पोल शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो 4 M's मसल पावर, मनी पावर, फिर मिसयूज जैसे मिसइंफॉर्मेशन और मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। तो ये 4 M's को आप सर आप कैसे किस तरह से देखते हैं? और जैसे मिस इन्फॉर्मेशन और मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, बट मनी पावर और मसल पावर ये चिंता का विषय है। तो त्रिपुरा में इसका कैसे सिनारियो है? इनका देखिए जैसे आप इन दोनों के लिए भी साथ ही साथ मतलब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे मसल पावर मनी पावर की बात बोले, प्रथम उसका फुल इंफॉर्मेशन आए ताकि उसके बेसिस पे ये प्रमाण किया जा सके कि इसका दुरुपयोग हो रहा है मनी या पावर का, और उस हिसाब से फिर उसमें जो प्रावधान है आईपीसी एक्ट हो या आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड 1950 दोनों में जो प्रावधान है उस हिसाब से उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएट होता है। एफआईआर फाइल हुई है उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल, वो प्रोसेस रहेगा। अच्छा, त्रिपुरा तो छोटा स्टेट में टू फेसेस इलेक्शन क्यों हो रहा है इस बार? ये मतलब ये खैर इसका शेड्यूल बनाने का निर्णय तो इलेक्शन कमीशन ही करता है, और अगर हम देखें 2014-2019 में भी 2 फेज में ही हुआ है इलेक्शन। तो मुख्यतः रीजन बोला जा सकता है कि जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर रहता है डिसाइड करने में कि कितने फेजों में किया जाए, स्टेट वाइज या पूरे कंट्री लेवल पे, तो वो एक मेन रीजन रहता है। अगर आप जैसे देखें असेंबली इलेक्शन में फोर्सेज ज्यादा थी, एक ही डेट में पूरा हो गया, अब डेट उनकी जो फोर्सेज हैं उस वे में उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही होंगी, तो उन्होंने 2 फेज में किया। तो नॉर्मली दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि मेन उद्देश्य फेज 1 में हो या 2 में हो वो उतना जरूरी नहीं है जितना कि इलेक्शन पीसफुल वे में हो, लोग में ये भरोसा रहे कि फ्री और फेयर वे में ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है और उसमें किसी टाइप का कोई वायलेंस नहीं होगा। तो ये लोग को हम ये उनको भरोसा दिला पाए, इस दृष्टि को ध्यान में रखते ही इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कितने फेज में किया जाए। सर बॉर्डर एरिया में क्या ट्रेनिंग है आप लोगों का, और सेंट्रल फोर्स कितने हैं? I will request कि SPNO साहब इसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स बताएं। बॉर्डर एरियाज में जो रेगुलर बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है वो तो कंटिन्यू हो रहा है, और हमारा डीएसआर का अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पोस्ट जो है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। और इलेक्शन के दौरान बॉर्डर एरियाज में एरिया डोमिनेशन कंप्लीट तरीके से रखने का ऑपरेशन प्लान बनाया हुआ है। और सेंट्रल फोर्सेस का बात आपने जो पूछा है, अभी तक 70 कंपनीज फोर्स हमें मिला है और मिलेगा इलेक्शन के। सर नया जो पोस्टल बैलेट्स आप बता रहे थे, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे पीएसएफ, दे आर स्कैटर्ड, उनके लिए क्या अरेंजमेंट रहेगा? क्योंकि दिस टाइम दे वोंट गेट इट टू टेक इट एट होम, दे हैव टू कलेक्ट इट, सो दे आर ऑन ड्यूटी। So in that case, do you think it is possible for them to cast their vote in that way? Yes. Last time also we have made all arrangements for our TSR personnel as well as the police personnel who are deployed throughout the state to facilitate them voting through postal ballot. This time also CEO office and our nodal officers will make every effort to give an opportunity to every police personnel to cast his vote. It is up to him to cast his vote, but the facility will be certainly given. So, is there a provision for sending the postal ballots electronically to the voters who are presently not present in the location or in the state whatsoever? No,
as such, right now only this electronically transmission of postal ballot is available only to service voters. So ETPBS it is called, but it is only for service voters. Service voters are basically armed forces people. Those are earlier used to be sent postal ballot by the concerned RO. Now that stage has been dispensed with. Instead of physical by post transmitting their postal ballot, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में जाता है, लेकिन वहाँ से रिकॉर्ड ऑफिसर की ओवरऑल निगरानी में वो वहाँ पे अपना वोट कास्ट करते हैं. वहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होता है उसका वहाँ पे प्रिंट आउट लिया जाता है. उसके बेसिस पे वो उसको वहाँ पे वोट कास्ट करके फिर बाई पोस्ट भेजते हैं. तो इसलिए ओनली सेंडिंग द पोस्टल बैलेट इज इन इलेक्ट्रॉनिक मेड, लेकिन वोट कास्टिंग एंड फाइनल वोट comes in the actual postal ballot form. लेकिन बाकी और लोगों के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी में उनके लिए सर्विस अवेलेबल नहीं. जैसे बताया गया उसमें दो फैसिलिटीज पोस्टल बैलेट नॉर्मल वे में है, जिसमें उनको पोस्टल बैलेट दिया जाता है और फैसिलिटेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या ईडीसी के थ्रू इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट. पर्टिकुलरली अगर हम अभी इस इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि दो फेजेज में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि एक तो क्योंकि दो ही असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो अगर आप उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्यूटी में हैं जिसको आप खुद वोटर हैं, तब तो आप ईडीसी लेके इलेक्शन ड्यूटी करते करते भी इजीली पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डाल सकते हैं. और अगर आप मान के चलें कि वो दूसरे पोलिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, क्योंकि वो दूसरे दिन हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी करके जब दूसरा फेज में वहां पे पोलिंग आएगी तब आप फिजिकली वहां जाके वोट कास्ट कर सकते हैं. इसलिए उस वे में रिक्वायरमेंट ऑफ ईडीसी या पोस्टल बैलेट कम रहेगा अगर हम इसको दो फेज में कर रहे हैं. सर जैसे बताया गया कि 70 कंपनीज ऑफ सीएपीएफ आ गई है स्टेट में और भी आने वाली है, तो ये लास्ट डे तक जैसे 4 जून को काउंटिंग होगी, तो तब तक कितने सीएपीएफ की कंपनीज यहाँ पे रहेगी? ये तो अभी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस रहें और जब तक काउंटिंग होगा तब तो आपके जो स्ट्रांग रूम्स हैं, जैसे आपके पोल ईवीएम्स आते हैं पोलिंग स्टेशन से, वो कंसर्न स्ट्रांग रूम या असेंबली सेगमेंट वाइज जो है उनमें स्टोर रहते हैं. वहाँ पे तो पूरा 3 लेवल का सिक्योरिटी कवर रहता है. इंटीरियर जो सबसे है वो सीएपीएफ होती हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बाद आपका स्टेट आर्म फोर्सेस होती हैं, फिर स्टेट पुलिस होती है. इसके साथ ही साथ जो आपके गेट्स वगैरह तो उस पर लाइव सीसीटीवी कैमरा के साथ मॉनिटरिंग होती है. इवन जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मतलब वोट उस स्ट्रांग रूम में बंद हो गए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स दे सकते हैं जो उस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करते रहें. तो उस वे में ओवरऑल उसकी सिक्योरिटी की जाती है. तो मेन इसलिए एक बार पोलिंग हो गया तो उसके बाद मेनली स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर सीएपीएफ का रहेगा. लेकिन उसके बाद भी, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद भी, लास्ट टाइम भी जैसे रहा था, आपने देखा होगा असेंबली इलेक्शन के टाइम भी फोर्सेज हैड रिमेन अप टू रीजनेबल टाइम कि वहां पे शांति बनाए रखी जाए. तो वो प्रयास इस बार भी रहेगा. इस बार भी अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इवन एडवांस डिप्लॉयमेंट के लिए भी मांगा गया था कि फोर्स पहले मिल जाए, ताकि कैंपेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही अगर फोर्सेज आ जाएंगी तो लोगों को ये वातावरण दिखेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्सेज हैं. तो उसी वे में सीएपीएफ आ गई है हमारी 70 कंपनीज. बाकी और आएंगी जब एक्चुअल डे ऑफ पोल आएगा, उस समय ज़्यादा फोर्सेज की और रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस में और आएंगी. और ऑन द डे ऑफ काउंटिंग तक स्ट्रांग रूम की प्रॉपर गार्डिंग होगी, और इवन आफ्टर काउंटिंग एक रीजनेबल नंबर वो उस समय सिचुएशन को देख के डिसाइड किया जाएगा, और उस में पुलिस अथॉरिटीज. सर पॉइंट नंबर सर यहाँ पे आपने वल्नरेबल जो एक करें हैं. Point number 7, the photograph of the candidates on EVM. This is the first time or what is the thing? नहीं, एक्चुअली ये फोटो जो करे वो हमेशा से ही है. इवन मतलब इसको उसमें मेंशन किया रहता है, ये नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन से भी आता है. अब तो आप देखेंगे इलेक्टरल रोल में सबका फोटो है, हर इलेक्टर का वो फोटो उसमें है, एपिक कार्ड में तो रहता ही है. तो इसलिए और जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें भी कैंडिडेट का नाम, उसका फोटो, और उसका अगर पॉलिटिकल पार्टी का है तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम और उसका सिंबल, ये बैलेट पेपर पे रहते हैं. तो फोटो रहता है. कई बार जैसे देखते हैं कि एक जैसे नाम हो जाते हैं, तो उसमें ये फोटो वोटर्स को पहचानने में सुविधा देता है. तो लेकिन ये नई बात नहीं है, ये कई इलेक्शन से अब हो रहा है. जब से आप मान के चलिए, जब से एपिक कार्ड में इलेक्टोरल रोल में जब से फोटो आ गए तब से तो हो गया.
सर ये वल्नरेबिलिटी का स्टेटस क्या है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वेस्ट त्रिपुरा के डीओ हमको इन्फॉर्म किए थे कि 150 पोलिंग स्टेशंस पर आइडेंटिफाइड वल्नरेबल इन वेस्ट त्रिपुरा। ओवरऑल स्टेट में वल्नरेबिलिटी क्रिटिकलिटी का क्या स्टेटस है और उनकी सिक्योरिटी क्या है, इनका क्या होगा सर? थैंक यू। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस के अनुसार वल्नरेबिलिटी मैपिंग किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में थ्रू डीओस, थ्रू सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस and involving field functionaries, ATPOs, SDFs and OC police stations. The vulnerability mapping is a fluid and dynamic figure. It will keep on evolving till the last minute. As of now, I cannot give you the figures, exact figures district wise, but sufficient force has been arranged to cover the identified vulnerable areas as well as vulnerable police stations. The assessment of requirement of CAPF has been made on the basis of our assessment of vulnerability. Sir, I want to know the number of vulnerable polling stations, sir. Okay, we know that it keep changing. I cannot give you As the of number, now, but they will be shared. You can at least you can give the percentage around. Yeah. And once they We will share it with you on your WhatsApp. सर एक बात बताना है सर, हर लिस्ट में हम जर्नलिस्ट लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप लोग बोलते तो एक काम होता है और क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में आप लोगों का जो सेंट्रल पुलिस रहता है, आप लोगों का जो पास हम लोगों को उसको अलाउ ही नहीं करता है, आप लोगों को उल्टा गाली देता है। तो सेंट्रल पुलिस को आप लोगों को थोड़ा वर्कशॉप करके भेज देना अच्छा होता, क्योंकि आप लोगों को ये फेस करना पड़ता है। एक पुलिस स्टेशन में एक आग लागू हो जाता है उधर, तो आप लोग एक स्टेशन में बोलते चलो आप आराम से इधर से लो, और एक स्टेशन में बोलते 100 मीटर दूर जाओ, तो आप लोग पहले उन लोगों को थोड़ा वर्कशॉप करके उसको भेजना है। मुझे कुछ ये बात आपकी अभी हम लोग ने एक्चुअली मीडिया पर्सनल्स के साथ एक वर्कशॉप भी किया था 13 मार्च को, उसमें भी ये बात उठी थी। तो CAPS को ऑलरेडी वैसे उनको बताया रहता है कि उनका आपका जो मीडिया पर्सन है उनको अंदर जाने का तो राइट नहीं रहता है, तो इसलिए उनको बाहर से गेट से वो उसको कवर करके देख सकते हैं कि किस टाइप की पोलिंग हो रही है। और जैसा आपने बोला CPS को भी उसको और वो सेंसिटाइज कर दिया जाएगा ताकि आपको उस दिन कोई असुविधा ना हो। तो जितना जो अथॉरिटी लेटर या जो आपको मीडिया पर्सन मिले हैं उसमें जहाँ पर आपको अथॉरिटी है जाने की, उसमें किसी टाइप की असुविधा ना हो। आपका पास उन लोगों को अलाउ नहीं करता है। नहीं, वो देखिए वो अगर होगा तो वहाँ पे अगर कोई और भी जो आपके सिविल साइड से भी लोग होंगे उनसे आप जब बात करेंगे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आपकी बात को अकॉर्डिंगली हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी टाइप का लोगों में डाउट ना रहे। जो CAPF जो आई हैं उनको जब उनसे उनको बताया जाएगा कि किसको कहाँ तक जाने का अधिकार है तो उसमें भी अलाउ हो। सर एक कंफ्यूजन होता है हमेशा मोबाइल फोन को लेके। आज के तारीख में सर जर्नलिस्ट लोग कैमरा के तरह भी मोबाइल को यूज करते हैं, तो व्हाट इज द एक्चुअल सिस्टम अप टू व्हिच लिमिट आर वी अलाउड विद द मोबाइल? बिकॉज many of the journalists you can see over here only they are using the mobile as camera for the purpose of camera. देखिए जो आजकल तो आपने देखा होगा आपका सेल्फी पॉइंट भी होता है सेम पोलिंग स्टेशन प्रेमिसेस में, जस्ट आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन जो पोलिंग स्टेशन रूम है उसके बाहर आपके सेल्फी पॉइंट भी बने होते हैं। वहां तक तो इलेक्टर्स वगैरह को भी एक तरह से अलाउ किया जा रहा है फोन लाने के लिए, तो इवन एज ए मीडिया भी आप ले जा सकते हो। और अंदर जाने का तो वैसे ही अलाउड नहीं। तो इन दैट सेंस वन कैन से मोबाइल हैज बीन इम्प्लिसिटली गिवन परमिशन टू टेक अप टू द पोलिंग स्टेशन प्रेमिसेस, वहां तक इसलिए परमिटेड है। तो आप भी चाहे कॉमन सिटीजन जब ले जा सकते हो तो मीडिया भी ले जा ही सकते सर एक सवाल है कि पिछली बार 2019 में 168 पोल्स में रीपोल किया गया था पोलिंग स्टेशंस में, तो ऐसा कुछ इस बार ना हो इसके लिए आप लोग क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट रखेंगे? जैसे मैंने आगे भी बताया था जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं सभी पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरास रहेंगे, उनका इवन लाइव वेब टेलीकास्ट होगा जिसको रियल टाइम बेसिस पे कंट्रोल रूम्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग CA ऑफिस में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। वहाँ पे जो कैमरास लगाने का काम लोगों ने BSNL एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को दिया है,
असेंबली इलेक्शन लास्ट टाइम में भी ये इशू पे काफ़ी कंसर्न था, तो उसमें हमने BSNL को लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी ड्यूटी दी थी, उसी बार भी हमने उनको ही दी है। और साथ ही साथ जो हमारे एक हम लोग जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा मैन पावर भी देखते हैं कि वो ये इंश्योर करें कि जो वेबकास्टिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग हो रही हो ठीक हो रही है। तो इसके लिए विशेष हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं ताकि अगर कहीं किसी टाइप का अगर गलत पता लगता है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए। इस बार मतलब कंप्लीट रूप हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। What will be the voting time? 7 to 5 PM। पहले भी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी यही टाइम। স্যার অনেক সময় দেখা যায় কিছু ইভিএমও প্রবলেম হয়, প্রচন্ড প্রবলেম হয়, ইভিএম এর লিগেও অনেক সময় প্রবলেম হয়। আপনারা বলেন 7টা থেকে 5টা 9টা পর্যন্ত ভোট দেওয়া হয়, এটা লিগে কি করা হয়? প্রচন্ড প্রবলেম করে ইভিএম কিছু জায়গা সব জায়গায় ইভিএম ইভিএম প্রবলেম না করে এই জন্য আমরা যে আপনি দেখেছেন ইভিএম কমিশনিং করেন কনসার্ন যে ইসিআইএল ইঞ্জিনিয়ার্স আছেন উনি ডিপ্লয়েড থাকেন ইম্পর্টেন্ট লোকেশনের মধ্যে যা कारण है उन्हें इमीडिएटली जितनी जल्दी वो पहुंच सकते हैं पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। तो आज की डेट में जो पुलिस स्टेशन में जो ईवीएम्स हैं वो भी ओवर द पीरियड इम्प्रूव हो रहा है, उनका जो रगेडनेस है जो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह लीजिए स्टेबल है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने जब फर्स्ट चेकिंग भी किया तो 5-7% से ज़्यादा मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती। और जैसे आपने बताया अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो हमें ध्यान देना है कि कितनी जल्दी हम उसको रिप्लेस कर पाएं। तो उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जहां डिस्टेंट लोकेशन में उनमें जल्दी से जल्दी हम लोग रिप्लेसमेंट ईवीएम्स भेज पाएं, उसके लिए हम लोग स्पेशल एफर्ट्स ले रहे हैं। और जो आपने बोला देर तक चले तो ये देर तक पुलिस स्टेशन में पोलिंग हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जब रैशनलाइजेशन पुलिस स्टेशन किया था उस समय हमने कुछ नए पुलिस स्टेशन खोले। इस बार लास्ट असेंबली इलेक्शन से अगर हम देखेंगे उसमें 3,328 पुलिस स्टेशन थे, उसके बाद 21 हमने और पुलिस स्टेशन खोले हैं, जिसमें 21 तो नए खोले हैं, इसके अलावा कुछ जगह देखा गया कि नंबर ज्यादा है तो उस पुलिस स्टेशन में भी एक सेक्शन एक पारा एक पार्ट का लोग हमने अब दूसरे एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया विद द आइडिया की जो नंबर है जो वोटर्स का वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ताकि एक पुलिस स्टेशन में अगर उसमें बहुत ज्यादा वोटर्स हैं वो उसकी वजह से देर तक पुलिस स्टेशन में पोलिंग ना चले। लेकिन हमारा भी सबसे वोटर्स से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों के थ्रू भी, कई बार देखा जाता है कि पोलिंग दिन में दोपहर के टाइम में तो पुलिस स्टेशन में लोग ज्यादा नहीं है और एकदम से इवनिंग में लोग आ जाते हैं। इसलिए अगर सबका प्रयास रहे कि जितनी से जल्दी वो आके वोट डाल जाए तो फिर ये शाम तक देर तक चलने का इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन हमारी तरफ से अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है कि अगर 5 बजे के बाद ही पोलिंग चल रही है तो जैसे मैंने पहले कहा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज वहां रहेंगी, बिजली की व्यवस्था है, पानी टॉयलेट सबकी व्यवस्था है, इसलिए उनको वहां पे वोट देने के लिए रुकने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने बताया हमारा प्रयास रहेगा कि यूनिफॉर्म वे पोलिंग चले। अगर कहीं पे अगर स्लो चल रहा है तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पोलिंग स्टेशन स्लो चल रहा है, पोलिंग प्रोसेस स्लो चल रहा है किसी पोलिंग स्टेशन में, तो उसको थोड़ा तेज करने के लिए क्या किया जाए उसके ऊपर भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। सर इलेक्शन अनाउंस हो जाने के बाद हाउ मच अल्कोहल ड्रग्स हैज बीन कंज्यूम्ड सो फार, मतलब सीज क्या दोबारा बताएं? सर इलेक्शन अनाउंस हो जाने के बाद अभी तक हाउ मच अल्कोहल ड्रग्स सीज? इसका एक्चुअली ये हम लोग का प्रोसेस महीने जनवरी से ही चल रहा है, कॉन्स्टेंटली सीजर चल रहा है, वीकली बेसिस पे हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास भी भेज रहे हैं। पर्टिकुलर जो बॉर्डर एरिया इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं मिजोरम और असम उनके साथ भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसका टोटल अगर फिगर है तो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे वो, क्योंकि हम लोग भेजते रहते हैं, दैट फिगर इज नॉट रेडली अवेलेबल विद अस। लेकिन लिकर का सीजर हुआ, आपका ड्रग्स का सीजर हुआ या एक्साइज की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन है तो वो प्रोसेस सब चल रही है। और अभी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जब आ जाएंगे उनकी तरफ से भी गुरुत्व रहेगा कि इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है किसी चीज का, तो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे देन इट रेज कंसर्न कि वो किसी गलत पर्पज के लिए तो नहीं हो रहा, तो वो रहेगा आपका। इस बार इलेक्शन कमीशन ने
इलेक्शन सीजर मॉनिटरिंग सिस्टम ESMS एक सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें जितनी भी सीजर से रिलेटेड एजेंसीज हैं उन सबको उसमें एक्सेस दिया गया। वो जब चाहे वो FST SST हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम या स्टैटिक सर्वेलेंस टीम या एक्साइज की, पुलिस की, जो अलग अलग एजेंसीज हैं, वो अगर कुछ सीज करती हैं तो उनको सिस्टम में इमीडिएटली वो पोर्टल में जाके एंट्री करेंगी और उसके बेस पे टोटल फिगर का एक रियल टाइम बेस पे पोजीशन मिलता रहेगा। और उसमें साथ ही साथ एक ही फिगर 2 बार आ जाए वो भी डुप्लीकेशन के चांस नहीं रहेगा। तो वो प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो गया, सभी को उसमें एक्सेस दे दिया गया, सभी डिक्लेयर। Sir, what is the number of total number of violation companies given till now, sir, this year? अब ऑब्जर्वर्स का अपॉइंटमेंट हो गया है, कितने ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं? नहीं, ऑब्जर्वर्स का भी वी आर नॉट गॉट एनी कम्युनिकेशन सो फार। दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। सो वंस इमीडिएटली कल एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर फॉर त्रिपुरा 1 वेस्ट वो आ रहे हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट फेज में कल से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बाकी 2 में कब आएंगे या टोटल जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर कौन रहेगी, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीन शेयर्ड। जनरली जैसे आपने देखा जनरल ऑब्जर्वर जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होता है उससे एक दिन पहले उनको आने का निर्देश रहता है। तो अगर 27 तारीख का है तो आप 26 इवनिंग या 27 मॉर्निंग ऑनवर्ड्स वन कैन एक्सपेक्ट जनरल ऑब्जर्वर फॉर द फर्स्ट फेज। सर आपने जिस हाँ, आपने कुछ पूछा था रेखा यहाँ पे। Yeah, I said, what is the total number of poll violation complaints? Is there any poll violation complaints submitted till now? Any case how many, sir? हेलो क्या सब ये आपका क्वेश्चन टोटल कंप्लेंट्स कितने हैं MCC वायलेशन का अभी तक नहीं? MCC वायलेंस का ये MCC वायलेशन का कोई बना केस अभी तक नहीं हुआ। तो अभी तो अनाउंसमेंट का डेट से हमारा स्टार्ट हुआ, अनाउंसमेंट हुआ तो 16 में, तो अभी तक कोई केस नहीं है। तो केस जितना आ जाएगा तो विल रजिस्टर एंड विल टेक एक्शन। ओके, थैंक यू।